बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो जो अच्छे गुजरे हैं। वैसे तो दिन अच्छे हैं लेकिन गर्मी इसको डिस्टर्ब करना शुरू हो गई है। कल भी बहुत शदीद गर्मी थी। खबरों की हद तक तो हमने शायद नहीं पढ़ा था कल, है ना, गर्मी के हवाले से। लेकिन जब हम बाहर निकले तो फिर गर्मी ने हमें बताया कि मैं हूँ। और फिर लाहौर की वो जो टिपिकल बड़ी, जिसे मैं उर्फ़े आम में सड़ा देने वाली गर्मी कह रहा हूँ ना, वो थी। और उसके बाद कल इट वाज बाय द वे 39 to 40, बट इट वाज फीलिंग लाइक 42 43। आज एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी 42 आज होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करें कि 45 46 भी हो सकता है। फील्स लाइक। अच्छा इमरान, हमने देखा है कितनी जल्दी एक दिन के गैप से वेदर चेंज हुआ है। मतलब अभी कुछ दिन पहले हम यही खबर सुना रहे थे कि बहुत अच्छा दिन है, सुबह बहुत अच्छी और ठंडी थी, और आज हम यही बता रहे हैं। आपने नजर लगाई है ना उसको? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, क्योंकि कल मुझे भी यही पता चला है कि आज शदीद गर्मी हो गई है। और आज गर्मी में जो शिद्दत 40 से 42 तक टेम्परेचर जाने का इम्कान है। और मई के महीने में अब बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई भी की जा रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मई में गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होगा। मुल्क के जनूबी हिस्सों में फिजा हीट वेव का बाइस भी बन सकती है। और स्पेशली कराची में भी जो दर्जा हरारत है आज 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और खास तौर पे पंजाब के हवाले से हीट वेव की शुनीद है कि यहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसमें करना क्या है, एक तो कोशिश करें अगर आप अपने सर को ढक के रखें धूप में अगर आपका काम है या बाहर जाना है। उसके साथ साथ आप सनस्क्रीन लगाएं टू सिक्योर योर स्किन। अपने स्किन को महफूज रखने के लिए, डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए खुद को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और बच्चों को भी खास तौर पर मेक श्योर कि बच्चे भी आपके पानी ज़्यादा पी रहे हैं। सो और ठंडे मशरूब का इस्तेमाल करें, कोशिश करें अगर सायेदार जगह पे रहें तो। यही कुछ एहतियातें हैं। अल्लाह करे खैर से गुजर जाए, अपने आप को बीमारियों से महफूज रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अच्छी खबरों की तरफ भी हम आएंगे। ये तो एक कॉशन था ना जो हमने आपको दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट की बात है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मिशन पर पाकिस्तान की टीम 18 रुकनी स्क्वाड के साथ डबलिन के लिए रवाना हो गई है। कौमी क्रिकेट टीम इससे कबल आयरलैंड जाएगी, उसके खिलाफ 3 और इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। तो अच्छा एक प्रैक्टिस का मौका बाहर हमें मिल जाएगा। हमारी बेस्ट विशेस हैं कि टीम कुछ अच्छा करे। बिल्कुल ऐसा है। बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि उनको प्लेयर्स पर अब डबल कॉन्फिडेंस है। हसन अली बैकअप के लिए हैं, जबकि जो आमिर जमाल हैं उनको वक्त दरकार है। अलबत्ता हारिस रऊफ तवक्कुआत से जल्दी फिट हो गए हैं। बाबर आजम ने ये भी कहा कि अब रोटेशन पॉलिसी का वक्त नहीं है, टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर मैच का प्रेशर होता है और गैरी कर्स्टन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। क्रिकेट सबको एक पेज पर लाती है, इसलिए फैंस के चेहरों पर खुशियां लाने के लिए वो कह रहे थे कि भरपूर कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे साथ आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये हैं पाकिस्तान की जो कौमी किट है फॉर द वर्ल्ड कप 2024, उसको रिवील किया गया है। ये उसके मनाजिर हैं। आपको मुख्तलिफ प्लेयर्स ये पहने नजर आते हैं। ये तो ऑफिशियल इश्तहार है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी किया गया। ताहम कल जब एक सेरेमनी हुई उसके अंदर भी सभी हमारे मेन प्लेयर्स इंक्लूडिंग बाबर आजम इस किट को पहनकर आए। मोहसिन नकवी से उन्होंने, जो कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, उनसे मुलाकात की। अब ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहती है टीम की और किस तरीके से टीम परफॉर्म करती है। बड़े अहम मैचेस हैं। ओबियसली न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान का इंडिया के साथ अहम मैच है और अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू कंडक्ट अ वर्ल्ड कप। सो ये भी देखना होगा कि ये वेन्यू पाकिस्तान को कितना सूट करता है या नहीं। इज गोइंग टू बी हिस्ट्री, हिस्ट्री रकम होने जा रही है। सो देखना होगा कि कैसी क्रिकेट होती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक चीज़ बहरहाल ज़रूर करनी है, अपना बेस्ट ज़रूर देना है, अपनी बेहतरीन गेम ज़रूर करनी है। हार जीत से मावरा होकर कोशिश ज़रूर करनी है कि वो जीतें। बिल्कुल, बाकी दुआओं के लिए तो हम हैं ही। हम तो दुआओं के लिए हैं। हम इसीलिए हैं। 80 मुसल्ले बिछा लेने तस्वीरें निकालनी है हमने। माशी हमारी जा रही है वर्ल्ड कप के लिए, तो हम तो इसी काम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बस अब टीम खेले भी अच्छा और अच्छा परफॉर्म करे ताकि शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिले और वो खुश भी हों। और अब मेरा ख्याल है सियासी मैदान से बड़ी खबर भी शामिल कर लेते हैं, इकोनॉमी के हवाले से। जी। सऊदी अरब का 50 रुकनी वफ्द
पाकिस्तान में ही मौजूद है। कल एक अहम कॉन्फ्रेंस भी थी जिसका अहवाल भी हमने आपसे शेयर किया। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों से मुतालिक जो उमूर हैं उन पर तबादला ख्याल करेगा। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान निजी और सरकारी शोबे में शराकत दारी को बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद मुल्क समझता है, ये भी कहा गया उनकी जानिब। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान वैसे ही बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, इसको माशी तौर पे मजीद मजबूत किया जा सकता है। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इससे पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए थे, फिर उसके बाद उससे पहले एक सरमायाकारों का वफ्द आया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वफ्द है और अब शुनीद ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के, हमारे बहुत मोहतरम कायद, वो भी आ सकते हैं पाकिस्तान में और उनसे भी कुछ उनके होते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी है जिसमें मुख्तलिफ सऊदी इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं और यही वो तकरीब थी जिसका कल अहवाल भी हम आपको बता रहे थे। इस मौके पर हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी मौजूद थे। उनका कहना था कि माशी इस्लाहत हुकूमत का एक तरजीही एजेंडा है, मईशत के इस्तेहकाम के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनका तसलसल नागुज़ीर है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को लीड करने के लिए आगे बढ़े, वज़रा ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना होगा। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और ये अगर हो गया तो काफ़ी हद तक मामला तब्दीली की जानिब जा सकते हैं कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बिजनेस तबका है, उसको फ्रंट रो में होना है और ये जो ब्यूरोक्रेसी है या वज़रा हैं इनको फैसिलिटेट करने के लिए बैक रो में होना, इनको बैक करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये हो पाएगा? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि क्या तब्दीलियाँ आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करें? पाकिस्तान जो लुक फॉरवर्ड कर रहा है, क्या उसका हासिल कर पाएगा और क्या पाकिस्तान एक बेहतर तरीके से अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रेजेंट कर पा रहा है इस वक्त के सामने, और फिर IMF के साथ भी जो हमारी डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ पे। तो इस सारे मामले पे बात करनी है। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड। अच्छा सर, सऊदी सरमायाकारी वफ़द जो पाकिस्तान में है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है, क्या लग रहा है कब तक इसको अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा? तो जो ऑपरेशनल वर्ड है इसमें जो आपने अभी गुफ्तगू की वो है कि अमली जामा इसको कब तक पहनाया जाएगा। सो लेट्स लुक एट द सेक्टर्स। आई थिंक रेकॉर्ड एक जो कि माइंस एंड मिनरल्स की एक इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू है। आई थिंक बैरक गोल्ड भी कीन है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ सकती है। उसमें अगर हम अपना अच्छा होमवर्क करें कि जो हमारे 25% हिस्से हैं उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उसका जो कैश फ्लो अगले 100 साल आना है उसको आज हम किस वैल्यू पे बेच सकते हैं। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ ने उस पर काम किया होगा। नंबर 2, आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट है तो अगले 3 से 5 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी यील्ड्स को बेहतर करके, मैकेनाइजेशन करके और कॉर्पोरेट फार्मिंग करके पाकिस्तानियों के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी हम ना अपनी फूड सिक्योरिटी सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं, अपना जो इंपोर्ट 10-11 अरब डॉलर का बिल है उसको डेंट कर सकते हैं, बल्कि सऊदी अरेबिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसमें भी एक रोल प्ले कर सकते हैं। सो अगर इन 2 एरियाज में ही हम कुछ कर सकें तो दैट वुड बी अ गुड थॉट। मैं फिर कहता हूं कि ये 2019 से लेके आज 2024 में खड़े हैं। ये 5 साल से ये गुफ्तगू चल रही है। 2019 में तो मैं खुद टेबल पे मौजूद था। 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान में मौजूद थे। उस वक्त एक बहुत ही तवील गुफ्तगू हुई और ये तय हुआ कि हम इन एरियाज पे मूव करेंगे। अब आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट का इनर्शिया, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस लेवल को बिल्ड किया है कि वो अमली जामा, जैसे कि हिना ने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पहना सकें उन गुफ्तो शनीद को। ये तो गुफ्तो शनीद ही है ना कि आपने मुझे कहा कि मैं एक्सप्रेस पे आऊं और बात करूं। अगर इफ यू कांट गेट मी ऑन एक्सप्रेस एंड क्लोज दैट डील देन इट्स नो गुड। सो इसको अमली जामा पहना सके। वक्त ये है कि इमरान अब कोई चीज क्लोज हो सो दैट मैं दुनिया को कह सकूं कि यू नो व्हेन आई टॉक टू एन इंटरनेशनल फ्रेंड हु इज मैनेजिंग मनी ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सो आई कैन टेल हिम कि यार पाकिस्तान हैज क्लोज्ड अ डील। MOUs और वो सारी चीजें अभी भी अच्छी हैं,
मैं हमेशा कहता हूं कि इंसानों को बड़ा स्मार्ट होना चाहिए जो गवर्नमेंट साइड से डील कर रहे हो। आप स्पीच वो सुने जो उन्होंने की है, आप अपनी स्पीच तो दें। आप भी चूंकि बड़े अहम इन फैसला साजी के मराहिल का हिस्सा रहे हैं, सो साथ डेफिनेटली आप बैठे होंगे, आपकी कोऑर्डिनेशन भी हुई होगी, जो कि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट रही है। तब तो प्रिंस खुद आए थे पाकिस्तान के अंदर, रॉयल हाइनेस। तो क्या माइंडसेट आप क्या देखते हैं आई मीन सऊदी इन्वेस्टर्स का टुवर्ड्स पाकिस्तान? आपने 2-3 बड़े अच्छे शोबों का जिक्र किया, जिसमें फूड सिक्योरिटी का नाम बिलखुसूस आपने लिया, उसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक भी है, दीगर मामलात भी हैं, और पाकिस्तान की जो रिलीजियस एफिलिएशन है वो भी बड़ी एक बड़ा मस्बत अमल है या बड़ा मस्बत एक उनसर है इस सारे ताल्लुक को बेहतर करने के लिए। लेकिन व्हाट आर द की या कोर इंटेंशंस दैट यू सी इन सऊदियंस जिसको पाकिस्तान कैश कर सकता है, इससे फायदा उठा सकता है? देखिए उन्होंने कितनी मदद की आपकी। जुलाई में जब आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए थे तो $2 अरब उन्होंने आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बगैर लेतो लाल के प्लेस कर दिए। अब इससे बड़ा दोस्त क्या हो सकता है आपका? उन्होंने आपको तेल उस वक्त डिफर्ड पेमेंट पे दिया, मीनिंग इमरान के हम साल बाद पेमेंट ले लेंगे, जब आपको जरूरत थी। हाउस ऑफ सऊद से पाकिस्तान की हर इदारे की, इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, हमारी जब भी इंगेजमेंट हुई है इट हैज बीन अ पॉजिटिव एंगेजमेंट। ये तो मतलब मैं खुद ये हाल बयान कर सकता हूँ ना। एक बहुत ही करीबी ताल्लुक है, पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, बहुत बड़ी रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान। तो इसमें कोई वो नहीं है। बट ये भी याद रखें कि अब उन्होंने अपने मुल्क को बहुत जल्दी तब्दील कर दिया है। 2030 का जो विजन है उनका, वो ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 2047 में हमारी इकोनॉमी कुछ बन जाएगी। मैं तो इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं करता। ना वो कोट करते हैं किसी और को कि वो उसने ये कहा है कि ऐसा हो जाएगा। हिज रॉयल हाइनेस ने अपने टारगेट्स रखे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, स्पेशली टेक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, नई जो उन्होंने सिटीज बनाई हैं, और सबसे बढ़ के जिस तरह आप जाइए वहां पे, जिस तरह खवातीन, जिस तरह हिना आपके साथ बैठी हैं, वहां पे खवातीन रिटेल आउटलेट्स में बैठ गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है। सो जस्ट सी के हाउ क्विकली कंट्रीज कैन चेंज। दे आर ऑयल रिच। व्हाई आर दे ऑयल रिच? बिकॉज ऑब्वियसली तेल की कीमत $80 से तजावुज करके जब $85-90 पे गई है, सो दे हैव डन वेल। अरामको का 2.5% दुनिया के बोर्ड्स पे जब उन्होंने लेके गए तो दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो दे हैव डन वेरी वेरी वेल, एंड आई मीन खुशी होती है कि भाई अच्छा करे। अब पाकिस्तान में उनका जिन सेक्टर्स में 2 में कलीदी इंटरेस्ट है वो आपके सामने रख दिया है। कल आपने एक जिक्र किया कि जी बिजनेसमैन को आगे बैठना चाहिए। यार देखें, बिजनेसमैन को सामने लाना है तो आपने कल सारी स्पीचेस सुनी होंगी, उसमें से एक भी स्पीच पाकिस्तानी बिजनेसमैन की नहीं थी, एक भी स्पीच पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर की नहीं थी। इफ यू वांट टू शोकेस योर कंट्री देन ब्रिंग दोस पीपल हु हैव टू डिलीवर। सो आई थिंक इससे भी आगे बढ़े। बट ये अच्छी बात की है अथॉरिटीज ने कि हम उनको आगे बैठा, उनको कहिए कि आके अपनी कहानी बयान करें। सॉरी टू कट यू, इसका मतलब हम ये ले कि हम बाज़ाहिर ये प्रिटेंड तो कर रहे हैं या ये कहने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत की सतह पे हो या एस्टैब्लिशमेंट SIFC की सतह पे हो, कि हम इनकरेज करें अपने बिजनेसमैन को, लेकिन ऑन पर्टिकुलर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ये फैब्रिकेटेड, ये इस किस्म की सेरेमनीज भी हैं, इनको मजीद थोड़ा ओपन अप करना होगा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और मतलब मैं तो कहता हूँ आसानी से इनको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंसिडर करें। SIFC इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड टुडे। SIFC एक कोऑर्डिनेटिंग अदारा, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अदारा है। उसने कुछ प्रोजेक्ट्स भी पिच किए हैं और वो इसको कंटिन्यूसली जैसे कहते हैं कि पुश भी कर रहा है। मतलब मैं पुश का वर्ड इसलिए यूज करता हूँ कि हार्श वर्ड है, बट चलें अच्छी बात है। सो एक आई थिंक एक तसलसल से चीज चल रही है। लेट्स होप कि something comes out of it. But तो सर यही वजह शायद जिसकी वजह से सरमायाकारी हो रही है, और हम देख रहे हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं वो भी अब पैसे देने के बजाय उनका फोकस जो है सरमायाकारी पर है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच है फिर? श्योर। देखिए, एक तो ये कि हमें वैसे ही FDI की ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है दुनिया में, आपका बेहतरीन दोस्त जो आपका दूसरा बेहतरीन दोस्त है, 2 दोस्तों पे तो आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं ना, सऊदी अरेबिया और चाइना। चाइना जो है उसने 30 से 35% तक अपना हुजम सरमायाकारी का ऑफ GDP बढ़ाया, आपका 14% भी नहीं है। सो अगर हम उन्हीं को फॉलो कर लें कई चीज़ों में, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान FDI, पाकिस्तान का डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यानी कि इमरान जो है वो इतने सारे जो
उनको पैसे मिलते हैं, वो प्लॉट ना खरीदें बल्कि एक जूते बनाने की फैक्ट्री लगाएं और वो जूता जाके यूरोप में बेचें और पाकिस्तान का एक ब्रांड क्रिएट करें। सो यू नो, सो आई मीन दिस इज द रियलिस्टिक स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, राइट? हम अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में इसलिए इन्वेस्टमेंट आसान है कि वहां कोई नो योर कस्टमर नहीं है, वहां पे हम आपसे पूछते नहीं आप कहाँ। अच्छा, एक सवाल बहरहाल मुझ समेत तमाम सानियों के जहन में आता है, ये जो पेस है, इस वक्त जो पेस क्रिएट हुई है ओवरऑल इस गवर्नमेंट के आने के बाद, अगरचे क्योंकि बहुत तगड़ी गवर्नमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर इफ वी टॉक, लेकिन एक पेस बहरहाल हमें नजर आती है, खास तौर पे ये जो डेवलपिंग सेक्टर है या जो इकोनॉमिक सेक्टर है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात के अंदर ऊपर नीचे मुख्तलिफ वफूद का आना, फिर अगर हिज रॉयल हाइनेस खुद आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी खबर है ओबियसली वर्ल्ड वाइड, और हमारे मुखालफों के लिए, हमारे दुश्मन ममालिक के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस स्पेस के पीछे आप क्या मोटिव देखते हैं? क्या SIFC जैसे इक़दाम देखते हैं वो इसको पुश कर रहे हैं, सऊदी अरब की अपनी बढ़ती हुई ज़रूरियात देखते हैं और उसमें पाकिस्तान की इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या फैक्टर आप देखते हैं? तो नंबर ऑफ थिंग्स, पहली ये बात है कि जैसे कहते हैं कि वी हैव बीन काइंड ऑफ फोर्स्ड टू गो एंड फाइंड मनीज बिकॉज डेट आपको देने को तैयार कोई नहीं है। सो अब हम मतलब अपना घर ठीक करके मेहनत करने को आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ गुड पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, राइट? वी आर थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस। एक बात है। दूसरी बात यह कि SIFC जो है वो एक तसलसल है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सो दुनिया को भी दिखाई दे रहा है कि चलो दे हैव बीन एबल टू कोऑर्डिनेट, दे हैव बीन एबल टू ओवरकम द रेड टेपिज्म दैट एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान। और एक रेड टेपिज्म बहुत वर्ड यूज होता है यार, एक इनर्शिया है इमरान हमारी स्टेट में, लोग घबराते हैं लॉ एनफोर्समेंट की वजह से, कोई इंसेंटिव नहीं है उनको ये काम करने का। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि देखें सऊदी अरेबिया इज फ्लश विद मनी एंड दे वांट टू मेक श्योर कि वो, उन्होंने अभी उबर में इन्वेस्ट किया, सॉफ्ट बैंक में इन्वेस्ट किया, मतलब दे यू नो डूइंग बिगर इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की, यू नो जो फैक्ट्स हैं उनको बिलीव करना। पाकिस्तान में ये 5-8 अरब डॉलर तो उनके लिए शायद उतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर हम अपना घर ठीक कर लें एनर्जी सेक्टर का, तो हम शायद एनर्जी सेक्टर को 5 साल में उनके साथ मिलके ना कुछ उनको यू नो LNG पावर प्लांट्स, कोल पावर प्लांट्स, डिस्कोस, इनसे जान छुड़ाएं। और दूसरी जान छुड़ाएं मैं इसलिए कहता हूं कि वबाले जान बने हुए हैं, मतलब मेरे और आपके 2-3 अरब डॉलर का नुकसान करेंगे इस साल के, और मतलब इतना अनवाइबल कर दिया है एनर्जी सेक्टर ने हमें। इनमें लाए और फिर माइंस एंड मिनरल्स और एक्सप्लोरेशन में तो उनकी एक समझ है। यू नो मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो एक्सॉन के लिए कतर में, यानी कि ही वर्क्स फॉर एन अमेरिकन कंपनी बट ही इज बेस्ड इन कतर, और वो कतर में खुदाई करते हैं कि उनका LNG निकले, निकाल के LNG कतर का नक्शा बदल दिया है पिछले 5 साल में। इज अ पाकिस्तानी। अब जस्ट थिंक कि क्या ये खुदाई हम अपने सीज में नहीं कर सकते, क्या ये खुदाई हम अपने जमीन में नहीं कर सकते? पाकिस्तान इज अ गुड स्टोरी टू टेल, बट स्टोरी तब बनेगी जब हम अपना वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है स्टोरी टेलर एज वेल। अच्छा, और डॉक्टर साहब IMF का वफ्द भी आ रहा है पाकिस्तान रवामा, और जो उस पर गुफ्तगू होगी कर्ज प्रोग्राम पे, बजट की तैयारियां भी सर पर है, हुकूमत ऐसे में जो है वो रिफॉर्म्स का भी इरादा रखती है, किस तरीके से कर पाएगी रिफॉर्म्स, और बजट कैसा होगा, कैसा देख रहे हैं आप? आम आदमी को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता देख रहे हैं? एक तो है ना, आपने कल का जो न्यूज़ अखबार है उसका जो मेन आर्टिकल है उसका नाम है बजट 25 बियॉन्ड अकाउंटिंग एक्सरसाइज, वो आपने जरूर पढ़ना है। वो मैंने ही लिखा है और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ आई वाज टू राइट पाकिस्तान बजट तो वो कैसा दिखाई देता, वो किस रिफॉर्म से दिखाई देता। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर करंट गवर्नमेंट लिखने जा रही है तो वो ये बजट होगा, बिकॉज ये 5 साल की, जिसे कहते हैं जो आपका घर बन रहा होता है ना, तो जो उसकी बुनियाद रखेगा, अगर तो ये बजट अच्छा हुआ है ना, तो ये गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की बेहतरी जो है आपको दिखाई देगी, और IMF की एंगेजमेंट स्मूथ हो जाएगी। अगर वीक बजट हुआ और वो डॉक्यूमेंट का लेवल ना हुआ जो होना चाहिए, मैंने एक आंसर का खद्दोखाल जो है वो एक्सप्लेन किया है कि टैक्स साइड पे क्या रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे क्या रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए, ताकि हम IMF को भी कह सकें कि हमें भी कुछ आता जाता है, हम आपके 11 PhDs के सामने एक अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। IMF तो देख रहा होता है कि कंट्रीज अपनी कहानी बताएं, टेल योर स्टोरी, व्हाट यू वांट टू डू, एंड ऑन दैट build a program that is context based for Pakistan, that is context based for the Pakistan's improvement in पैदावारी सलाहियत, इन्वेस्टमेंट,
or investment not only in terms of money in Recordec and other areas, but investment in the human resource of Pakistan. लेकिन दूसरी जानिब बिल्कुल आखिरी मिनट है, हम अगर पाकिस्तान में जैसे रिसेंट एक वीट क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस तो नहीं है, सॉर्ट ऑफ स्कैम ही मैं इसको कहूँगा, और फिर उसमें हमारी नेग्लिजेंस बहुत हद तक वाजे है, चाहे वो जिसके भी एंड से, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं लूप होल्स छोड़े गए हैं जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। जब ऐसी एग्जांपल्स हम रखेंगे और वो मीडिया के अंदर आएंगी तो फिर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है या जो मुख्तलिफ लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट हम डालें? डोंट यू थिंक इमीडिएटली हमें न सिर्फ ऐसी मिसालों से दूर होना होगा, बल्कि अगर ऐसा एक स्कैम हमारे सामने है तो इसके जिम्मेदारों को सजा दें और दुनिया को दिखाएं कि हम एक्चुअली अब उस राह के ऊपर है कि हमने चीज़ों को ठीक करना है। इसका जितना शॉर्ट टर्म रिफॉर्म और मीडियम टर्म रिफॉर्म वीट सेक्टर में होना चाहिए, कभी आप पूछ लीजिएगा, हफ्ते 2 बाद मैं इस पे पर्चा लिख रहा हूँ और एक बहुत काबिल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, उनके साथ मिलकर लिख रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा वो पर्चा, फिर हम इस पे गुफ्तगू कर लेंगे। जो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म रिफॉर्म्स इसमें दरकार हैं वो उनका इजरा करना चाहिए। जो पीछे लोग हमें तकलीफ दी है हमारी स्टेट को और ऐसा हुआ है, जरूर जो भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आए उस पर बेस करके लॉ इन्फोर्समेंट या जो रूल अप्लाई होता है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उस पर हमें मूव करना चाहिए ताकि हम दुनिया को बताएं कि हमने रिफॉर्म भी किया जहाँ पे गलती थी, जहाँ पे कमजोरियां थी, और उन लोगों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जिनकी वजह से हमारी स्टेट की इज्जत पे आंच आई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप तशरीफ लाए, आपने मुख्तलिफ मामलात पे अपना कीमती तजर्बा सामने रखा। डॉक्टर खाकान बता रहे थे इस वक्त मईशत को किस किस्म की जिसे ना इंजेक्शंस की ज़रूरत है और उसके बाद किस किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और द बेस्ट पार्ट वाज ऑफ द होल कन्वर्सेशन कि पाकिस्तान इज़ अ गुड स्टोरी टू टेल, बट ऑफ कोर्स वी नीड सम गुड स्टोरी टेलर्स एज वेल, जो कि स्टोरी को या स्टोरी राइटर्स एज वेल जो कि बेहतर तरीके से इसको फॉर्म करें। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके ऊपर बहुत मस्बत तरीके से काम हो सकता है, नताइज आ सकते हैं। हम इस पर बात करते रहेंगे और आगाह करते रहेंगे। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। इससे पहले कि अब इतनी अच्छी पॉजिटिव बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो वी हैव अ स्टोरी टू टेल। स्टोरी ये है कि कराची में 9वीं और 10वीं जमात के जो इम्तहानात है वो आज से शुरू हो गए। 3,68,000 से ज़ायद उम्मीदवार इन इम्तहानों में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम इम्तहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन और किसी भी किस्म की डिवाइसेस लाने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है, क्योंकि हमने ये देखा पिछले कुछ वक्तों में कि कराची में ख़ास तौर पर इम्तहानी मराकज़ में चीटिंग वाला जो सीन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब यही बताया जा रहा है कि इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ में जो फ़ोटो स्टेट की मशीनें हैं वो दौरान इम्तहान बंद भी रहेंगी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ये कहते हैं कि इम्तहानात के दौरान मोबाइल फ़ोन लाने पर जब्त भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी कोई कुछ स्लिप्स वाला भी इशू रहा स्टूडेंट्स को, वो भी फेस करना पड़ा कि बहुत सारे बच्चों को वो जो एग्जामिनेशन एंट्री स्लिप होती है उसके हुसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कल भी, और देखते हैं कि सही तरीके से। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई सरबराह मुमलिकत आए तो दफ़ा 144, कोई क्रिकेट मैच हो तो दफ़ा 144, पेपर्स हो तो दफ़ा 144, दफ़ा 144 ही चल रहा है जिंदगी में। हाँ, लाइफ गोज दफ़ा 144। ब्रेक लेते हैं। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं, आपको एक बार फिर खुशामदीद। अब वक्त हुआ है शामिल करेंगे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज बता रही हैं जनूबी एशिया के बाजारों की मलिका कहलाए जाने वाली पुरानी अनारकली के बारे में। क्या बता रही हैं आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड द मोस्ट बिजिएस्ट बाजार की गलियों में। आज इस गलियों में जाऊंगी और एक्सप्लोर करेंगे अनारकली बाजार को। मेरे लेफ्ट साइड पे ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ये सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का क़याम 14 अक्टूबर 1882 में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने 2 नोबल लिटरेट पैदा किए हैं। पहले हैं हरबिंद खुराना, जिन्हें फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ मिला था, और जो दूसरे हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला। और तीसरी हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी भी यूनिवर्सिटी है। मेरे राइट साइड पर जो यूनिवर्सिटी मौजूद है इसका नाम है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और ये पाकिस्तान भर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक अलग दुनिया है। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत से नामवर आर्टिस्ट इस मुल्क को दिए हैं। ये बिल्डिंग लाहौर म्यूजियम की है जो तहजीब और तमद्दुन से भरा हुआ है। मुगल आर्किटेक्चर पर बेस ये बिल्डिंग 1894 में तामीर की गई थी। इस बिल्डिंग में मौजूद जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो अपनी एक अलग कहानी सुनाते हैं।
ये जो बहुत डिफरेंट सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको कहते हैं टोलिंटन मार्केट। आज मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ कि बेसिकली इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद क्या था। 1852 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में एक नुमाइश रखी गई थी जहाँ पर बड़े सगीर की दस्तकारी को पेश किया गया था। उसके बाद ये थॉट आया कि हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश की जाएगी। उसके लिए इस जगह को बेसिकली मुख्तस किया गया था और 1864 में टर्किश आर्किटेक्चर बेस ये बिल्डिंग तामीर में आई थी। यहाँ के जितने पुराने रहने वाले लोग हैं इस रोड को नुमाइश रोड के नाम से भी पुकारते थे। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ ओल्ड अनारकली बाज़ार में। सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बाज़ार जो है वो फ़िलहाल अभी नहीं खुला, तो जब तक मैं खाना खाऊंगी, नाश्ता करूंगी, अपना पेट फुल करूंगी, एनर्जी लेकर आऊंगी, तब तक जितनी मार्केट है वो ओपन हो जाएगी और उसके बाद हम अपने शॉपिंग के मिशन को स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर खोए वाले मटन चने एंड मुर्ग चने एंड बोंग पाई पर। जैसे कि मेरे पीछे आप इनका सेटअप देख सकते हैं, सेटअप इनका काफ़ी बड़ा है और लाहौर में जब भी नाश्तों का जिक्र होता है, अच्छे नाश्तों का जिक्र होता है, तो बाबर खोए वाले मटन चने उनमें लाजमी शामिल होते हैं। फैमिली हॉल मौजूद है, जिससे एक चीज़ वाजे होती है कि यहाँ पर फैमिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा आती हैं। अंदर चलते हैं। कब से आपने ये पूरा सेटअप जो है वो स्टार्ट किया है? हमें 25 साल हो गए। 25 साल पहले जब आपने ये दुकान स्टार्ट की थी तो कितने आइटम से की थी? हमारे पास मटन के पाए होते ठीक है। हैं, उसमें मगज़ होता है, खाद ज़ुबान होती है, बड़े बोंग पाए ठीक है। हैं और खोए वाले मटन चने हैं, चिकन अच्छा। चने, अंडा कोफ्ता चने हैं। सर यहाँ की सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइटम्स में नंबर 1 है ये खोए वाले चने हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर मटन के पाए हैं, ये है रायता। अच्छा, रायता अगर आप देखें तो रायते के अंदर खीरा भी है, बंद गोभी भी है और दही का ये रायता बना हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चने काफ़ी मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चने स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी माइल्ड सा इसका फ्लेवर है। अच्छा, चने में अंडा भी है वैसे मेरे पास, लेकिन मैं अभी जो है वो जो मटन हमारे पास पाए हैं मैं इनको ट्राई करती हूँ। अच्छा, अगर आप पाए को देखें, वैसे अगर क्लोजअप आप देखें तो इसके ऊपर इन्होंने मसाला ऐड किया हुआ है और ये जी हमारे पास पाए हैं। ओ हो इंतहाई टेंडर। आप ये देखें, अभी हम एक बाइट लेते हैं जी पाए की। स्टैंड का बहुत मज़े का। और अगर आप कभी भी अनारकली बाज़ार में आते हैं और नाश्ते के लिए कोई अच्छी फैमिली प्लेस ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द प्लेस। मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपको मिलूंगी बाज़ार में। अगर आपको मैं अनारकली बाज़ार के नाम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो बहुत से हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि ये बाज़ार बादशाह अकबर की महबूबा के नाम से मंसूब है, जिनका नाम था अनारकली। तारीख में अनारकली जो है वो कहीं गुम सी गई है, लेकिन ये जो बाज़ार है अनारकली का, ये जनूबी एशिया के बाज़ारों की मलिका कहलाता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है, वो तमाम तर मेल जब किसी इंटरव्यू पे जाना होता है उन्होंने, तो वो बड़े परेशान होते हैं, या किसी अगर फॉर्मल गैदरिंग पे जाना होता है तो भी बड़े परेशान होते हैं कि जी हम क्या पहने, या ये चीज़ हमारे बजट से बाहर है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको पेंट कोट जो है वो तकरीबन 700 ईच में मिल जाएगा, तो यानी 1400 रुपये में आप पूरा 2 पीस जो है यहाँ से आके परचेज कर सकते। अब मुझे बताओ ये दोगे कितने की? चलो 250 रुपये। 250 नहीं दूंगी मैं। 250 से है ना? 150 रुपये से 1 रुपया ऊपर है। चलो थोड़ा मुनासिब कर लो। चलो 150 रुपये। थोड़ा सा मुनासिब। आपने कहा 350, मैंने कहा 150। बिल्कुल मुनासिब, पठानों वाला रेट। 200 150 रुपये। 150 रुपये फाइनल। फाइनली 150 रुपये की ये ग्लासेस मैंने ले ली है। ट्राउज़र लेने हैं तो मुझे बताएं, कोई फीमेल ट्राउज़र्स हैं आपके पास या यूनिसेक्स ट्राउज़र हैं? वाओ, एडिडास। दिस इज़ नाइस। जी जी, इसका मुझे फाइनल करें और इसका मुझे रेट बताएं। आप 800 दे। नहीं, 800 तो है ही नहीं मेरे पास। मैं पीछे से शॉपिंग करती हुई आ रही हूँ, मेरे वॉलेट में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है ना 400 रुपये है। नहीं सॉरी, ये फाइनल 650 रुपये में आपको मिल जाएगा। 500 कर देते हैं नहीं सॉरी सर, 500 करते हैं, फाइनल करते हैं। देखें बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। 650। 550। आप पूरा 600 दे दें। आप 50 रुपये में क्या चलें, रखा है? आपका ऑनर है, दे दें आप। तो टी शर्ट्स हैं आपके पास? शर्ट
बगैर बार्गेनिंग के आपको ये 800 की मिल जाएगी। खवातीन की फितरत में होता है बार्गेनिंग करना। फिर बेटा आप 1050 रुपए दे दीजिएगा, आप बार्गेनिंग दोनों चीजों के डन करें। दोनों के नहीं, शर्ट के, सिर्फ शर्ट के 1050। जी बेटा। नहीं फाइनल बताएं। आप इसका 800 रुपया दे दें जो मैंने आपको कहा है। चलें दोनों चीजों को 1200। आप दोनों चीज़ों का 8 और 6 14, चलें 1300 रुपया दे दें। चलें जी फाइनली 1300 में मेरी डील हो गई। अब इससे ज़्यादा हम अंकल को तंग नहीं करते। खुशबू वाह, ये इतर की एक स्टॉल है जहाँ पर दूर से ही इसकी खुशबू जो है मुझे खींच लाई है। यहाँ पे मुझे ये वाला ट्राई करा दें और मुझे बताएं इसकी प्राइस क्या है। जो सबसे छोटी बोतल है इसकी क्या प्राइस है? मैं आपको बता दूँ। तो गाइस अनारकली बाज़ार जो है वो तो ख़त्म हो चुका है और शॉपिंग भी मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जितना बाज़ार है वो भी एक्सप्लोर करके दिखा सकूं। इस वक्त मुझे शदीद गर्मी लग रही है और मेरा फालूदा खाने को दिल है। तो फाइनली मेरा फालूदा जो है वो आ चुका है। ऊपर इन्होंने क्रश्ड आलमंड्स जो हैं वो डाले हुए हैं। इसके अंदर ये एक अदद कुल्फ़ी है। वैसे अगर आप चाहें तो आप डबल कुल्फ़ी फालूदा भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये है जी खोया और इस खोए के नीचे ये हैं सवैयाँ। अनारकली बाज़ार में आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ की दुकानें, यहाँ का खाना, ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑन टॉप। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब मुलाकात कराते हैं आपकी गुलकार आरजे एंकर पर्सन तैयब अर्शमान से, जो गुज़िश्ता कई सालों से दुबई में मुकीम है और दुबई पुलिस की जानिब से मुसलसल 4 अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इसके साथ साथ तैयब अर्शमान मिस्टर यूएई इंटरनेशनल 2022 की बेहतरीन शख्सियत का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं और कई नामवर फनकारों के साथ परफॉर्म भी कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात जो मुझे तैयब से मैं बात भी कर रहा था और देखने में लगी कि पुलिस से 4 अवार्ड्स लिए, पता नहीं किस कैटेगरी में लिए हैं, ये मैंने इनसे पूछना है। हमारी पुलिस तो हमें कोई अवार्ड नहीं देती है। सो माय डियर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, हमें भी अवार्ड चाहिए अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं अच्छे शहरी के तौर पर। तैयब से हम बात करते हैं जी। शौक इनका बेसिकली रेडियो से मुंसलिक है। इन्होंने बताया कि वाहिद आरजे हैं जो कि दुबई के अंदर बकौल इनके वो काम करें। वाइब एफएम में कोई काफ़ी फेमस रेडियो है वहाँ पे, और उसके साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें भी है कि क्या सोशल वर्क ये कर रहे हैं और किस तरीके से अपने मामलात को आगे लेकर चलें। तैयब वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सलाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल जितने भी लोग देख रहे हैं एक्सप्रेसो इस वक्त ऑल ओवर इन पाकिस्तान, आप सबको मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से वेरी वार्म वेलकम। और हाल एकदम बिल्कुल फिट है। ये दुबई वाली ग्रीटिंग्स है ना जो शो के स्टार्ट पे देते हो? यस एग्जैक्टली। और मुझे वो वाइब में बड़ा मिस कर रहा था 2 हफ्ते से जब से मैं पाकिस्तान हूँ। तो आई वाज लाइक मिसिंग कि मैं कैसे मीट एंड ग्रीट करूँ। आपने बहुत अच्छा किया, जो कि वी नो कि हमें सिर्फ देखने वाले सब पाकिस्तानी जो है उसमें ओब्वियसली हिंदूज भी हैं हमारे भाई, सिख्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे हमारे पाकिस्तानी जो देख रहे हैं। तो अच्छा किया आपने ग्रीटिंग देके। क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल, क्या चल रहा है? पहला सवाल मेरा ये है। जिंदगी इज वेरी सॉर्टेड अल्हम्दुलिल्लाह एंड पाकिस्तान आके बहुत अच्छी फील आती है बिकॉज वर्किंग बैक इन यूएई बहुत सारी मसरूफियात जितना आपने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ज़्यादा। सो कमिंग बैक होम हमेशा अच्छा फील आता है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि यार वहाँ या यहाँ, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल जो होती है वो स्ट्रगल पीरियड इज वेरी 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 टफ। इट्स नॉट इजी बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ओके अच्छा तैयब, ये जो अभी जिक्र इमरान ने किया, हमारा इंटरेस्ट इसमें भी है कि पुलिस की तरफ से, दुबई पुलिस की तरफ से आपको 4 अवार्ड्स मुसलसल मिल चुके हैं। ये किस चीज़ के अवार्ड्स से जो आपको मिले? यस अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई पुलिस एक्चुअली आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो आपको हमेशा जो है वो रिवॉर्ड करती है। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ्यू डेज बैक इफ़ यू हैव सीन, एक वीडियो वायरल हो रही थी जहाँ तलबात a rider is fixing a signal, तो उसको हाई अथॉरिटीज ने, इवन प्राइम मिनिस्टर ने बुला के उन्हें रिवॉर्ड दिया। और वो क्या कर रहे थे, क्या एक्टिविटी थी? सिग्नल का जो लास्ट पार्ट होता है, ग्रीन वाली लाइट, वो टूट के गिर गई थी। ओके। एंड ही वाज स्टॉपिंग हिज बाइक एंड ही वाज फिक्सिंग इट। अच्छा ग्रेट। तो वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि यार मतलब उसको बुलाया गया रॉयल फैमिली की तरफ से और उसको बिल्कुल रिवॉर्ड किया गया। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैं गया यूएई में तो आई वाज लाइक वॉचिंग दुबई पुलिस हाउ दे आर वर्किंग, एंड उसके साथ साथ फिर मुझे शुरू हुआ शौक वॉलंटियर करने का कुछ। सो देन आई स्टार्टेड लाइक डूइंग फॉर यूएई नेशनल डेज, फॉर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। बहुत सारे आप जब किसी भी पुलिस के साथ कोलैब करते हो तो दे अप्रिशिएट यू विद अवार्ड। सो वो एक जब मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सेकेंड वन मिला बहुत अच्छा लगा। रिसेंट लास्ट मुझे अभी इस रमदान में मैं लेके आ रहा हूँ, इट वॉज 30 डे कैंपेन, 1500 मील्स टू 30 डेज इन रमदान। मतलब वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे रोज 1500 मील्स विद दुबई पुलिस। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो इट्स
प्राउड काइंड ऑफ अ फीलिंग फॉर अ कंट्री और बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, जबरदस्त बात है। निकाह नामा तो नहीं मांगते वहाँ की पुलिस वाले लड़के लड़की इकट्ठा देख नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मांगते। तभी दुबई यहाँ पे मांगते हैं बाहर। वैसे मना कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के ना मांगा करें, लेकिन मांगते हैं। वो ना मांगे तो फिर 2000 या 500 रुपए मांगते हैं। ये करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रेडियो के हवाले से थोड़ा सा बताइए जी। आप आरजे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत अरसे से आप रेडियो से मुंसलिक हैं। कितने अरसे से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में इतने रेडियोज हैं, वहाँ पे करने का ख्याल क्यों आया और कैसा चल रहा है वहाँ पे रेडियो आपका? इट्स वेरी नाइस। पैशन था, शौक था। आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम अ स्टेज शोज जहाँ पे मैं एंकरिंग होस्टिंग करता था, लेकिन करते 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 एक दिन स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम फेसबुक आता है कि देयर इज अ आरजे हंट हैपनिंग इन यूएई। अच्छा। सो मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ कि यार कैसे कब कहाँ होगा। पोर्टल पे जाते हैं, फॉर्म फिलिंग करते हैं, अप्लाई कर देता हूँ और आरजे हंट हो जाता है। और फाइनल डे पे लाइक फ्रॉम 200 पीपल देयर वर ओनली 10 पीपल शॉर्टलिस्टेड। और ऑडिशंस कुछ ऐसे थे कि आपके सामने भीड़ भाड़ है, 100-200 लोग हैं, आपको उनके सामने ही परफॉर्म करना है। यू हैव 60 सेकंड्स। तो जब क्या परफॉर्म किया था? You are on air, for example. They will give you a mic. You have 60 seconds. So you're on air. You are on air. Yeah, do it now. So I was like, पहले तो थोड़ा सा confused था कि यार इतनी भीड़ भाड़, because रेडियो का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन शौक बहुत था. So it was like, well, salam namaskar and sat shri akal. This is me RJ Tayyib Arshman and you are tuned into Vibe FM 105.4, number 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। और मेरा आपका साथ रहेगा ठीक 7 बजे तक with back to back देसी hits and I hope people of UAE on the roads of UAE। एक भीड़ भाड़ किस्म की सूरत हाल है, लेकिन don't be worry, मेरा आपका साथ अगले 3 घंटे। So sit back, relax, enjoy the music and I hope you will enjoy the music। So this is all, मतलब This is मैंने what you done over there. एक फ्लो में कर अच्छा, दिया। ऑडिशन में ये करना बहुत अच्छा है। यस, अगर सो audition मैंने में किया। कर दिया एंड उसके फौरन बाद जो था, जब रिजल्ट्स आते हैं तो आई वाज द रनर अप, आई वाज नॉट द विनर। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बट द सीईओ ऑफ द स्टेशन ही केम टू मी एंड ही सेड, बाबू जीतना जरूरी नहीं होता, तो जस्ट हैंग ऑन एंड जस्ट टेक माय नंबर एंड यू विल गेट अ कॉल वेरी सून। ओके। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो यही है कि स्ट्रगल का पीरियड, आई वाज स्टिल कीपिंग माय होप्स हाई। ठीक है। ऑल ऑफ सडन मुझे कॉल आती है आफ्टर 3 months कि सनी लियोनी इज कमिंग एंड यू हैव टू इंटरव्यू हर। अच्छा, ग्रेट। सो इट वाज माय फर्स्ट ब्रेक एंड उसके बाद वो क्या उनके 2.5 किलो के हाथ को देखते हुए आपको उन्होंने कहा कि थोड़ा तगड़ा लड़का चाहिए? नहीं, इट वाज नॉट लाइक दैट। उस वक्त कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि द रेडियो जॉक वाज बिट सिक। तो आपने इंटरव्यू किया सनी देओल से? पूछते पाकिस्तान से क्या मसला है उनको, क्यों इतना सनी लियोन? पाकिस्तान सनी का? लियोन। अच्छा, सनी लियोन। सेंसर। यस। अच्छा नहीं ले। अच्छा, और एक और भी आगे बढ़ते हैं। अवार्ड आपके पास है मिस्टर यूएई इंटरनेशनल 2022, Yes, बेहतरीन exactly. शख्सियत का अवार्ड। ये आपको कैसे मिला और क्या इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? और वंस अगेन ये सारा प्रोसेस जो है आपकी स्ट्रगल का है। जब आप वहाँ पे रहते हो, काम कर रहे होते हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं बीइंग इन पाकिस्तान कि शायद यहाँ पे रह के बस हम जाएंगे, जॉब करेंगे और वहीं लिमिटेड होके रह जाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप भी प्लान करते हैं टू मूविंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये याद रखें कि आपको मौके बेशुमार बनते हैं, लेकिन आपने खुद उनको फाइंड आउट करना होता है। So what are the key best things that you think a radio jockey should have to become a radio jockey? ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन, जिसका सबसे ज़्यादा मुझे सुनने को मिलता है कि यार अपनी प्रोनाउंसिएशंस, बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर वेरी देसी काइंड ऑफ हैविंग अ वॉइस टोन, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशंस, आपकी वोकल स्किल्स, आपका जो है कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली होता ही है। सो कमिंग बैक टू मिस्टर यूएई, यही इसी की एक सिलसिला था कि आई वाज कीप स्क्रॉलिंग एवरी टाइम द अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो दुबई पुलिस हो, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हो, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई वांट टू बी इन अ लाइमलाइट। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड 19-20 हिंदुस्तानी और मैं एक अकेला पाकिस्तानी। इसका क्या क्राइटेरिया था? किस बेस पे, किन पॉइंट्स पे ये अवार्ड मिला? एज, योर स्किल्स, आपको जो है वो मतलब दे विल रेट यू ऑन योर स्किल्स। देयर इज अ टैलेंट राउंड एज वेल, आपको परफॉर्म करना है, आपको रैंप पे वॉक करना है एंड इट वाज अ 1 week जर्नी। आपको पहले पूरा सिखाते हैं, सब में से यू वर ऑन टॉप। यस, इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल्स भी थे इसमें? इसमें बिल्कुल थे, लेकिन ऑल ओवर जो जीसीसी और यूएई के लोग हैं वहाँ से जो मतलब लोग डिफरेंट ममालिक से नहीं थे? नहीं, डिफरेंट ममालिक मकामी UAE के यस, इट्स बिकॉज इट इज बेसिकली मिस्टर यूएई। राइट तैयब। सो प्लेयर हैविंग यू, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एनीथिंग इन द एंड यू लाइक टू से? कुछ भी कहना चाहो? बस यही कहना चाहूँगा कि जितने लोग भी हैं, स्ट्रगल जो लोग कर रहे हैं, वो लोग कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल एक अच्छे जोन में रखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ हासिल होगा ज़िंदगी में। सो लिव लाइफ, लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करें, दैट्स द मैसेज। यही तो कर रहे हैं हम सारे पाकिस्तानी। Thank you very much. अच्छा लगा आपसे बात करके। तैयब हमारे साथ थे, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का वक्त हुआ है और आज क्या गुफ्तगू होनी है। लाहौर की तारीख के हवाले से मुस्तनद तरीन किताब कौन सी है, किस राइटर को, किस किताब को पढ़ना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ये सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हमारे साथ मुस्तनसर हुसैन तार साहब हैं जिनसे हर हफ्ते हम एक सवाल पूछते हैं। सर, आज का सवाल ये है कि लाहौर पे जो कदीम लाहौर है, एक तो प्री मुगल किताबें खैर शायद बहुत ही कम मवाद है, और उसके बाद भी का जो मवाद है उसमें फिर मुख्तलिफ हैं। अभी मैं आजकल मोहम्मद बिन फौक की वो किताब पढ़ रहा हूँ, और उसके अलावा कोई मुस्तनद तरीन किताब आपकी नज़र में कौन सी गुजरी है जिसको आप सबसे ज़्यादा मुस्तनद जानते हैं लाहौर की तारीख के हवाले से? देखें, जहाँ तक जो इल्मी अदबी काम होता है उसमें मुस्तनद नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक। क्योंकि जिसे आप मुस्तनद समझते हैं ऐन मुमकिन है कि कोई और रिसर्चर उसे ना समझता। ठीक। लेकिन अगर हम रफली देखें, जिस तरह के आपने बताया कि पुराने मखतूतों में भी लाहौर का तज़किरा, मतलब कि नूरजहाँ भी कहती है कि मैंने जाम दे के तो लाहौर हासिल किया और क्या सस्ता सौदा किया, वो सारा कुछ है। ठीक है। लेकिन हमारे अहद में जहाँ से हमने कह लीजिए कि फैज़ हासिल किया, जो मंबा था लाहौर का, वो मुंशी कन्हैया लाल की किताब तारीख़ लाहौर या वटावर। मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी किताब अभी तक लिखी ही नहीं गई, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात। एक तो ये कि मुंशी साहब जो थे, अब उस ज़माने में जिस तरह मुल्ला का लक़ब बहुत ऑनरेबल, मुल्ला बदख्शानी हो गए या जो भी, इसी तरह मुंशी का लक़ब बहुत पढ़े लिखे आदमी के लिए इस्तेमाल। तो वो फ़ारसी और अरबी के बहुत बड़े स्कॉलर थे। बल्कि एक एडिशन मैंने देखा, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक नात है, वो है फ़ारसी में है शायद, इतनी खूबसूरत नात। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस शख्स का इल्म मुख्तलिफ ज़ुबानों में कितना था, और उसकी कॉम्पिटेंसी जो है, एक तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल टोटल सेकुलर मिजाज का किसी भी आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि शहर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़हब बदल लेते। वो जैन, हिंदूशाही, बुद्ध मत, सिख, ब्रिटिश, मुसलमान, कल पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो अपना कल्चर नहीं बदलते, अपना मिजाज नहीं बदलते, उसकी एक कॉन्टीन्यूटी रहती है। चुनांचे कन्हैया लाल जो थे वो उस मिजाज के शख्स थे, यानी उनके ऊपर आप छाप नहीं लगा। कहीं भी आप किसी तहरीर में आप देखें कि आपको एक फ़िक्रा ऐसा नज़र आ जाए जिसमें ये हो कि नहीं। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज़ थी उसमें, उनमें से ऑलमोस्ट 50% जो है जितनी इमारतें हैं वो मसवार हो चुकी। वो हम सिर्फ कन्हैया लाल की किताब से वो जिंदा है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि एट टाइम्स जो उस वक्त बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, जो उनका पीरियड था, उनकी कईयों ने जो वहाँ पे टेम्पल्स बने, मसलन एक टेम्पल मैंने वहाँ पे देखा, मुझे नाम भूल गया, मैंने अपनी लाहौर आवाज़गी में दिया हुआ है। बाहर चावलों की दुकानें थी, बंद किया हुआ था, अंदर स्टोर है, बड़ी खूबसूरत, उसकी छत बड़ी खूबसूरत थी। तो मुझे अभी नाम याद आ रहा, तो मैंने कन्हैया लाल को तलाश किया। उसने लिखा कि वो बन रहा है आजकल, और वो बहुत खूबसूरत बन रहा है। यानी उसने बहुत सारी बिल्डिंगों को अपनी आंखों से बनते देखा। चुनांचे उस हवाले से, रेफरेंस के हवाले से या समझने के हवाले से इस शहर को सबसे मुस्तनद ही कह देते हैं कि ये कन्हैया लाल की किताब है। लेकिन जिस तरह हर बंदे की शख्सियत के अलग अलग पहलू होते हैं, कहीं उसके प्रोफेन होते हैं, कहीं प्रोफाउंड होते हैं, कहीं कैरेक्टर में बगदिश होती है, कहीं वो पता नहीं मिस्टेक हो जाता है सारा कुछ। इसी तरह शहर भी होते हैं, शहरों के भी मुख्तलिफ चेहरे होते हैं, मुख्तलिफ हवाले होते हैं, और मुख्तलिफ लोग उन हवालों से भी उसको परखते हैं। क्योंकि शहरों के बारे में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इस शहर के बारे में जो ये शहर है इसको बयान कर दिया गया है।
वो मुसलसल एक इर्तिका की पोजीशन में रहते हैं, जो लिविंग सिटीज, सिविलाइज्ड लिविंग सिटी होते हैं। चुनाचे उनके वो तमाम चेहरे जो है वो साथ साथ बयान करें। अब उसमें बाद में मैं समझता कि मजीद शेख ने जितना काम किया है और बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, बल्कि मैं उनको अक्सर कोट भी करता रहता हूँ। उनकी मुझसे किताबें, उनके कॉलम्स भी आते हैं। किसी शख्स ने मेरा ख्याल ये जो अहद मौजूद है, लम्हा मौजूद जो है, इसमें इतना काम, सीरियस काम लाहौर के बारे में नहीं किया। बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, मुझे मजीद शेख से बता दें। लेकिन उसके अलावा मसलन अशरफ शरीफ है, आपने नाम भी नहीं सुना, उन्होंने टोटली अननोन जगहों के बारे में बताया है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, जो शायद लाहौर के बाहर थी। अच्छा, इसी तरह व्लॉगर ऐसे ऐसे आए हैं जी कि उन्होंने, हम किताबों की बात कर रहे हैं लेकिन उनका डेफिनेटली होना चाहिए कि जी वो गरीब जगह डिस्कवर की हैं कि जनाब रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे आए थे, यहाँ रहते थे, ओपी नैयर यहाँ पे रहते थे, फलां यहाँ रहता था, फलां यहाँ पे रहता था, ओम प्रकाश इस्काड़े। इसमें आपके एक मदाह वो ज़ीशान भी हैं, बालो। जी बिल्कुल, बाल वाला बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी उनकी स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी होती है, थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामाई होते हैं, उससे मतलब कि आदमी पे रोब ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो मोहब्बत कम हो रही थी, लेकिन मैं इनडायरेक्टली उन्हीं का ही हवाला दे रहा था। अच्छा, महमूदुल हसन है, उन्होंने लाहौर को परखा है उन अदीबों के हवाले से जो यहाँ से छोड़ के चले, मतलब कृष्ण चंद्र जाने ही नहीं चाहते, उनको बाकायदा डंडा डोली करके दोस्तों ने बिठाया कि नहीं। इसी तरह और बहुत सारे अदीब थे, जितने भी कन्हैया लाल कपूर, मसलन कन्हैया लाल कपूर जाके नाबा में सेटल हुआ। तो किसी ने पूछा, उसने कहा कि जी, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मजाक ये कन्हैया लाल कपूर, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में गए देने इंटरव्यू लेक्चरशिप का, तो पितरस आगे थे, तो ये बड़े दराज कामत कन्हैया लाल कपूर। तो पितरस कहने लगे, कपूर साहब आप आम हालात में ही इतने दराज कामत हैं या सिर्फ इंटरव्यू के लिए ख़ास बंदोबस्त कर गया है, तो इतने दराज कामत। तो ही सेटल्ड इन नाबा एंड समबडी आस्क्ड हिम, जी लाहौर जैसा शहर छोड़ आप नाबे में आके क्यों, एक छोटा सा शहर। उन्होंने कहा बात ये कि जब तक पूरे हिंदुस्तान में लाहौर जैसा और कोई शहर मुझे नहीं मिल जाता, मैं नाबे में ही ठीक हूँ। कृष्ण चंद्र की देख लें, अब नेवल, फरहान नेवल मेरे बहुत अजीज दोस्त, और पिंडी वहाँ पे उन्होंने क्लब कायम कर रखा था, इंटरनेशनल क्लब जो दिल्ली में, उसका नाम ही लाहौर क्लब था, उसमें सिर्फ लाहौरी ही आ सकते थे। उन्होंने पुराने लाहौर के ऊपर बड़ी अच्छी एक किताब लिखी। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि लाहौर एक ऐसा मौजू है, और मेरे ख्याल में शायद दो मौजूआत ऐसे हैं, एक शुमाल का और एक लाहौर का, कि जिस पे तार साहब घंटों बेतकान बोल सकते हैं। और मेरे ख्याल है कि अब तक एक्सप्रेसो में हमने जितने सेगमेंट्स किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे मौजूआत हैं वो अमूमी तौर पे नॉर्थ और लाहौर के गिर्द घूमते हैं। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस यकीन के साथ कि आपको ये पता है कि हम किस हद तक इस बात से मुतल्लिक रहते हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे, हम अपना अगला सेगमेंट आप तक पहुंचाते हैं, और वो है आज इस्थमा के हवाले से। दमा या इस्थमा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मरज़ है जो एक तो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है बहुत लोगों के अंदर, और दूसरा सबसे तशवीशनाक बात इसमें यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो किस तरह स्लोली इस मरज़ के अंदर अपने आप को धकेलते चले जाते हैं। ये आपको अपनी गिरफ्त में जकड़ के रखता है। एक अंदाज़ा ये कहता है कि दुनिया भर में तकरीबन 30 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि न सिर्फ इस मरज़ का शिकार हैं बल्कि इसकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये दायमी मरज़ है। एक दफ़ा अगर आपको लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इससे जान छुड़ाना, और हर साल तकरीबन 3 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो कि दमा की वजह से या इस्थमा की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि लाखों अफराद को इस मरज़ के ज़रिए उनकी मौत वाक़ हो जाती है। इसका मुकम्मल इलाज तो नहीं, लेकिन अगर ज़रा सी एहतियात वो कर लें तो शायद ये मरज़ लाहिक ही ना हो और वो इससे महफूज रहें। हमने इसी पे बात करनी है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान में इसकी नौयत क्या है, इस सब पे हमने बात करनी है। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रेहान उपल साहब मौजूद हैं, वेरी वेल नोन मेडिकल स्पेशलिस्ट, मुख्तलिफ बात को खासतौर पर सेहत के हवाले से बहुत बेहतर समझते हैं। डॉक्टर साहब से इस्थमा के हवाले से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि दमा या अस्थमा होता क्या है, क्योंकि इसके हवाले से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। किसी को कुछ अगर हल्का सा कंजेशन का प्रॉब्लम भी होता है तो वो उसको भी दमा कह दिया जाता है, जो हमारे अताई डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से। जी बहुत शुक्रिया। आज जो WHO की तरफ से 7 मई का एक अवेयरनेस डे अस्थमा के वाले से वर्ल्ड वाइड माना जाता है। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छी तरीके से अभी इमरान साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोविड के बाद मुझे लगता है ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शंस और ज़्यादा कॉमन हो गई। सो कमिंग टू दमा जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, बुनियादी तौर पर सांस की नालियों की तंगी मेन वजह होती है, जिसमें आखिरी सांस की नालियों के हिस्से सिकुड़ जाते हैं और उस सिकुड़ने की वजह से ऑक्सीजन हमारी आखिरी हिस्सों तक नहीं पहुंचती, जहां से वो जज़ब होती है और खून के अंदर फिर हमारी ऑक्सीजन रसाई इख्तियार करती है। और वो तंगी मज़ीद ख़राब होती है जब उसके अंदर मुख्तलिफ म्यूकस की रतूबत सेक्रेशंस निकलती हैं, तो वो रास्ते बिल्कुल चोक हो जाते हैं और उसमें मुख्तलिफ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को करते हैं, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। सो अस्थमा एक सोजिश का वो अमल है जिसमें हमारे सांस की नालियों में तंगी वाक़या होती है और उस तंगी की वजह से ऑक्सीजन जिस्म तक पूरी नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी इब्तदाई तौर पे कुछ अलामात भी होती हैं या ये भी समहाउ कुछ बाकी अमराज की तरह एक साइलेंट डिजीज़ है जो विद द टाइम पनपती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती है? इसकी अलामात के हवाले से डॉक्टर साहब बताइएगा। जब ऑक्सीजन जिस्म को नहीं पहुंचेगी तो उसका जो एक रिएक्शन होगा, उसका जो रिएक्शनरी रिस्पॉन्स होगा, उसकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन है, जिसमें खांसी हो सकती है जो कि ना रुकने वाली खांसी है, सांस में घुटन, छाती पे दबाव और ज़्यादा एडवांस सूरत में इवन सीटी की आवाज़। जिस तरह नालियाँ, जिस तरह मैंने पहले बात की थी, जब तंग होती हैं और उसमें से जब हवा गुजरती है तो वो एक सीटी और विसल वाला इफेक्ट आता है, जो कि ज़्यादा शिद्दत रात के टाइम पे इख्तियार करता है। वीजिंग जिसको हम कहते हैं, विस्लिंग साउंड, वीजिंग। सो इससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उन ट्रिगर फैक्टर्स को जो कि ख़ास तौर पे इसको बाइस बनते हैं, जिसके अंदर पोलन आ जाते हैं, जिसमें ठंडक आ जाती है। अस्थमा आमतौर पर ट्रिगर एंग्जाइटी इंड्यूस भी होता है, स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, फिर उसके बाद नमी। सो इसकी मुख्तलिफ इकसाम अगर हम देखें तो उसकी वजूहात की बिना पे हम इसको डिफाइन करते हैं। शुरू में पिक करना, डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्पायरोमेट्री टेस्ट कर लें, जो कि बड़ा सादा सा टेस्ट है, जिसमें हम एक फोर्सफुल अंदाज से एक मशीन में ब्लो करने से ये तयन कर लेते हैं कि किस हद तक मसला ख़राब हुआ है। आगे चल के अगर हम इसको एक कोई मुतासिर हो जाते हैं इससे और फिर इसको डायग्नोज करने के बाद ट्रीट करने की बात करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट भी उसके मुताबिक ही है कि वो हल्की किस्म का है, दरमियानी किस्म का है या शदीद नोयत का है। ठीक। तो लाइट अगर हुआ तो उसको हम ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि सांस की नालियों को एक खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। उसमें शॉर्ट एक्टिंग है, उसमें लॉन्ग एक्टिंग है, और फिर अगर शिद्दत फिर भी ना रिस्पॉन्स करे तो ऐसे भी हैं जिसमें स्टीरॉइड मिक्स वाले इनहेलर भी हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से तो आपने बताया, इसकी कोई वैक्सीन भी होती है? देखिए, वैक्सीन आमतौर पे हम ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अस्थमा की एज सच वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम चीज़ जो कि अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरल इन्फेक्शन अगर आती है ना कोविड के बाद, हम जो कि बड़ा कॉमन देख रहे हैं कि लोगों में मुख्तलिफ किस्म की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा काफ़ी कॉमन है। ठीक है। और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जो सालाना वैक्सीन आती है, जो नए स्ट्रेन के अगेंस्ट होती है, उसको लगाने में, और ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो वल्नरेबल है, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए हैं, जिनमें पहले से चेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं या जिनकी हेल्थ कंप्रोमाइज है, उनको वो दे देना है। प्लस इन्फ्लुएंजा के अलावा हम 5-5 साल के बाद ना न्यूमोकोकल जो निमोनिया की वैक्सीन देते हैं, क्योंकि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन वो भी बन जाती है बाज़ का। ठीक है। तो वो भी हम दे सकते हैं। प्लस हमें वो चीज़ें जो ट्रिगर फैक्टर की मैं बात कर रहा था, बाज़ का केमिकल इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं नाम लूँ तो उसमें चंद ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एस्थमेटिक्स को बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, जिसमें इंड्रॉल आ जाती है, टेनोमिन आ जाती है, ब्रोकिम आ जाती है। मैं इनका नाम इसलिए मैं जरूर करना चाहूँ कि कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं जो कि इन चीज़ों की वजह से ट्रिगर होकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक पिक्चर आपने हमसे शेयर की थी, ज़रा फुल स्क्रीन दिखाइएगा जी। पिक्चर हम एक दिखा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि पोल्यूशन, एंगर वगैरह के साथ स्ट्रेस भी है, पेट्स भी हैं। ये भी क्या वजह है या ये एंगर मैनेजमेंट के लिए है? ये कैसे ट्रिगर करती हैं ये चीज़ें? और डस्ट वगैरह तो है ही, खैर इसमें इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे लिए।
अच्छा, ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि ये रीजंस हैं, लेकिन ये ट्रिगर करते हैं। सो किसी में अगर जेनेटिक पहले से कोई ऐसी प्री डिस्पोजिशन है मौजूद, ठीक है, कि वो एस्थमेटिक प्रेजेंटेशन के साथ आ सकता है, तो उसमें अगर डस्ट होगी, पोलन, खास तौर पे आप देखें जब कटाई मौसम की हो रही होती है कुछ इलाकों में, वहाँ शिकायत लोग करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये एक सर्टेन टाइम में जब पोलन काउंट ज़्यादा होता है, यहाँ चूँकि वेजिटेशन थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर ये शिकायत लोगों की ज़्यादा होती हैं। फिर आर्टिफिशियल प्लांटेशन, जो थोड़ा सा आप अगर मलबरी और इस तरह की चीज़ों को देखें जो कि शुरू में काफ़ी ज़्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी कोशिशें कर रही है। सो दीज आर द ट्रिगर फैक्टर। इमोशन इंड्यूस्ड, ये जो पोलन का आपने तस्करा किया, क्या आपको जो पोलन एलर्जी है एट सर्टेन पॉइंट आपको लेके जा सकती है अस्थमा की जानिब, और क्या वन ऑफ द वाइटल फैक्टर्स है जो कि इसका बाइस बन सकते हैं? इस हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पोलन का शिकार ऑफ एंड ऑन बहुत सारे लोग रहते हैं और थोड़ा बहुत हर कोई रहता ही है, मुझे लगता है। ये चूंकि एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, इम्यून मीडिएटेड, ये कहते हैं कि हमारा अपना ही मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है ना, वो एट टाइम बॉडी के अगेंस्ट काम शुरू कर देता है। तो अगर आपका पोलन का एक्सपोजर होता है, तो उसमें जिस्म के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, जिसका लेवल हम IgE लेवल से और कुछ मजीद मार्कर से चेक कर सकते हैं, एलर्जी के मार्कर से। और फिर एक एक्सपोजर के बाद जब दूसरा एक्सपोजर होता है तो वो एट टाइम ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो सकता है। सो दिस इज हाउ बॉडी बेसिकली बिहेव्स अगेंस्ट एनी ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो कि इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं किसी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि पेट्स भी ट्रिगर फैक्टर्स में आते हैं, यानी जैसे पालतू बिल्लियां वगैरह होती हैं घरों में, ये इसकी रीजंस में नहीं आते? आपका तो कंसर्न है बिकॉज़ यू गॉट कैट्स एट योर होम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो ये क्या इसकी वजह तो नहीं हो सकती? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें अब कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट आते हैं तो बच्चों की टेम्पटेशन एसोसिएशन बिल्लियों के साथ होती है, पेरेंट्स का ख्याल होता है कि इनको निकालना एक सोल्यूशन होगा। सो हमें ये भी देखना चाहिए कि पेट्स के हवाले से एक बड़ी अच्छी बच्चों की एसोसिएशन भी उनके साथ होती है। ऐसा नहीं है कि वो मैं ये कहूँ कि वो टोटल रीज़न है। हाँ, अगर उनकी सफाई की जाए, साफ़ सुथरे उनके बालों की कटिंग टाइम पे कर दी जाए, तो ये चीज़ें कम हो जाती है। उनमें ये होता है कि उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो मुअल्लक रहते हैं हवा में, सो वो ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन मास्क पहन लेने बहुत सारी, देखिए मास्क बहुत अच्छा एक सेफ्टी, हमने कोविड में देखा कि मास्क की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रिकॉशनरी स्टैट्स हैं, डाटा है, दुनिया ने देखा है इसको। तो मास्क एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है इसको प्रिवेंट करने के लिए। प्लस उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, सुबह और शाम के टाइम में, ख़ास तौर पे जब पोलन काउंट हम देखें ज़्यादा होता है, उस टाइम में हमारी शिद्दत ज़्यादा हो सकती है अगर हम ऐसे एरिया में जहाँ रिलेटेड इश्यूज ट्रिगर करते हैं। वैक्सीन की जो हमने बात की थी, वो एक प्रिवेंशन दे देती है काफ़ी हद तक। और अगर मसला हो जाए तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें, जिसमें मैंने सारे सिम्टम बताए थे आपको। सांस ना आए, विस्लिंग साउंड आ जाए, खांसी ना रुकने वाली आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और आपने इस पे बड़ी उम्मीद हमने सैर हासिल की है। आपको कुछ ना कुछ एक तो अलामात के हवाले से पता लगा होगा, खास तौर पे जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो फैक्टर्स हैं कि जो ट्रिगर कर सकते हैं इसको, अगर ऑलरेडी आपके अंदर है। और फिर इसमें एहतियातें क्या क्या हो सकती हैं, वर्ल्ड एस्थमा डे के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मारूफ गुलकार रिजी रोजियो से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनका साबरी सिस्टर्स के साथ ये सुपर हिट नया गाना आपने सुना है, सोशल मीडिया पर आवाम में बेहद मकबूल है। उस गाने को अब तक 1 करोड़ से ज़ायद बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा भी जा चुका है। पंजाबी मिक्सचर भंगड़ा गाने को साबरी सिस्टर्स और रोजियो ने गाया है। इस गाने की शायरी अदनान ढोल, रिजी रोजियो और जुल्फी ने लिखी है और मगरोला की जो कंपोजिशन है वो भी जुल्फी, रोजियो और अदनान ढोल ने की है। और इस हवाले से आपको बताएं कि और भी गाने गा चुके हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब भी हैं। मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। उन्हीं से बात करते हैं। और आपको पता है कि जब भी इस तरह के गाने बनते हैं ना, खास तौर पे हम आम सिनेरियोज में भी देखते हैं, और कोक स्टूडियो तो खैर स्पेशलिटी है कि वो एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो एक ब्रेन काफ़ी होता है, जैसे अदनान का ब्रेन काफ़ी है एक ऐसी कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, फिर ऊपर जुल्फी साहब उसके साथ ऐड हो जाए और देन रिजी की टॉपिंग हो जाए, तो क्या कमाल गाना बनता है। आई मीन 8 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज, इट्स नॉट अ जोक। ज़बरदस्त किस्म का गाना प्रोड्यूस हुआ, ज़बरदस्त तरीके से फिल्माया गया। और मज़े की बात है कि अभी आर्टिस्ट हमारे परफॉर्मर्स भी बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं, गाते तो अच्छा है ही है। रिजी आज हमारे साथ मौजूद हुए, एक्सक्लूसिव हमारी कोशिश है इससे पहले स्टार शाह से आपको
मिलवाया था, आज रिजी आ गए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी। कोक स्टूडियो ने रौनक लगा दी हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच रिजी फॉर बीइंग विद अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये जो शॉट आपने दिया एक बाल कटवाने वाले हेयर ड्रेसर की दुकान से उठ के और बाहर आते हुए, और दैट रैप थिंग, और फिर जो सिंक्रोनाइज्ड पोइट्री थी इसकी, वाज इट प्लान्ड बाय द डायरेक्टर? किसी और का आइडिया था? इतना अच्छा ये शॉट हुआ, कैसे हो गया? वो बेसिकली मेरा जो वर्स है ना, वो इट्स ऑल अबाउट मस्ती। तो उसमें व्हेन एवरीवन पुट देयर ब्रेन्स टुगेदर, सबने सोचा कि क्या वीडियो के अंदर विजुअल्स होने चाहिए, तो भाई इस तरह के छोटे छोटे सिनेरियोज इमेजिन करना शुरू किए कि ये नाई की दुकान से निकलता है और मास्क किस तरह उतारते हुए जिस तरह, तो वो सब कोरियोग्राफ था। और उसमें क्विक स्टाइल का एक डांसर है नासिर जो है, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इन कोरियोग्राफिंग वेयर आई एम सपोज टू बी एट व्हाट मोमेंट, और फिर किस तरह के एक्सप्रेशंस देने हैं, तो उसमें पूरी टीम की एफर्ट थी। पहले भी बहुत अच्छे शूट्स होते थे कोक स्टूडियो की, जो वीडियोस आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक एक्सीलेंस नज़र आ रही है उसके अंदर विद द टाइम। यू नो, सेट्स को यूटिलाइज कैसे करना है, बैकड्रॉप के ऊपर जो एक्टर्स चल रहे हैं या जो प्रॉप्स है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर आर्टिस्ट की मूवमेंट्स कैसी हैं, इसमें मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होती होगी। गाने से मुश्किल तो वीडियो शूट हो जाता होगा, ऐसा ही होता है? आई थिंक वो असल में ना सीजन 14 की जितनी सक्सेस हमने देखी थी, आई थिंक लास्ट ईयर या उससे पिछले साल, उसकी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि हर लिहाज से क्वालिटी उससे बड़ा कुछ होना चाहिए। यस, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना कोई आसान काम नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन उसमें फिर अगेन वही बात है कि जब सारे मिलके काम करते हैं और सारों का इनपुट 100% होता है ना, तो वही तभी मतलब असल चीज़ बनती है मज़े की। और वो बनी है, बिल्कुल बनी है। अच्छा रिजी, अपना बताइए कि कब से म्यूजिक कर रहे हैं, और क्या सिर्फ आप गाना ही गा रहे हैं प्रोफेशनली, या फिर और भी कुछ करते हैं? मुझे प्रॉपर स्टार्ट किए हुए आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं, और बीच में सारी जर्नी की इंटरेस्टिंग बात जो मैं समराइज़ कर सकता हूँ वो ये है कि शुरू में मैं सिर्फ इंग्लिश में रैप कर रहा, ओके, और आहिस्ता आहिस्ता बीच में उर्दू इनकॉर्पोरेट हुआ, फिर पंजाबी हुआ, और अबू में शुरू से ही कहते थे कि बेटा थोड़ा सा ट्राई करो पंजाबी, थोड़ा सा उर्दू ट्राई करो। मैं कहता नहीं, मैंने कभी नहीं करना, बट वो नेचुरली होना शुरू हो गया एट सम पॉइंट। सो बेसिकली योर अब्बू लाइक्स टू, यू नो, आपका काम पसंद है आपके अब्बा को? ओह यस, तो सबसे बड़े फैन। अच्छा, ग्रेट, दैट्स रियली गुड। माय एंटायर फैमिली, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं की तरफ से मिलता है। हाउ डिड कोक स्टूडियो हैपन? सो कोक स्टूडियो हैपन जब जुल्फी भाई के साथ मैंने पहले एक ऐड के ऊपर काम किया था, एक जिंगल बनाना था हमने, ठीक है, तो वहाँ से हमारी वाकफियत थी। और फिर जब टाइम आया था सीज़न 15 का, तो आई थिंक बस उनके माइंड में था कि इसको लेके आते हैं सीजन पे। वाओ, मैं भी रेडी था। आई रियली अप्रिशिएट हिम। आई मीन, कैसे उस बंदे के जहन में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक बंदा चल रहा होता है कि इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। जीनियस, आई मीन बहुत जबरदस्त। तो दूसरी जानिब ये भी है कि यूजुअली रैप के अंदर लोग अपनी इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं दुनिया भर के अंदर। रैप मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा डार्क काइंड ऑफ जॉनरा है, मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको फंक के मोड के अंदर भी लेकर आए, इसको लाइट भी लिखा, इसको थोड़ा फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ लोग इस पे लिखते हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक रैप है, रैप के अंदर कौन सा जॉनरा है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि मैं इस पे लिखूं या इस टाइप का म्यूजिक करूं? वो गाने पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ वो उसमें एक डार्क डायरेक्शन भी होती है जो आप अपना सकते हैं, जिसमें आप अपनी वो इनर बैटल्स को एक्सप्रेस करते हैं जो भी। लेकिन अब जिस तरह मगरुल्लाह की एग्जांपल लेते हैं, वो उसका म्यूज़िक ही सुन के दिल करता है कि आप बस कुछ मज़ेदार सा लिखो और आप अपने आप को विजुअलाइज इस तरह करो कि आप बस एक बहुत मज़े के इवेंट के ऊपर हो और आप शुगर लगाने आए हो। तो उसी माइंड स्टेट से मैंने फिर लिखा। टाइटल पहले डिसाइड हो गया था गाने का, या बनने के बाद हुआ कि यार ये टाइटल होना चाहिए? पहले हो गया था। पहले हो गया था, उसके बाद फिर गाना बना। और वीडियो भी पहले माइंड में था कि मगरुल्लाह है तो शादी का सीन है और इस तरह की बिल्कुल टाइप। वो बेसिकली ना जो इसका बिहाइंड द सीन भी है ना, उसमें भी जुल्फी भाई ये बताते हैं कि बिफोर द आइडिया ऑफ द सॉन्ग एग्जिस्टेड, उससे पहले उनके दिमाग में ये था कि इसमें रोजियो जो है वो वेडिंग क्रैशर है। ऑलराइट। तो वहाँ से जो है वो आइडिया, वो सीड था जहाँ से वो आइडिया ग्रो किया, और फिर उसके अंदर फिर बाकी सारे एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट, जिस तरह नाम हो गया या विजुअल्स किस तरह के होने चाहिए। सो वी ऑलवेज न्यू दैट इट वाज गोना बी अ शादी सॉन्ग। ऑलराइट, सो इट हैपेंड। हाउ वाज योर जर्नी, मतलब अभी तक का जो ये सफर था 3 से 4 साल आपने बताया म्यूजिक के साथ, ये कैसा रहा? आसानी था या फिर? मैं तो कहूँगा कि आसान था। एक्चुअली आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड कि मेरे लिए मुझे वो आसान लगा, क्योंकि बात ही होती है, एंड इसमें वो थोड़ी सी एडवाइस भी है फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू गो डाउन दिस लाइन। वो ये है कि अगर आप इंजॉय करके कर रहे हैं और आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वेयर एम आई गोना एंड अप विद दिस, तो वो खुद ब खुद चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह में सेटल होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी नीयत ये है कि मुझे इस काम से प्यार है और मैंने इस काम के लिए इस काम को करना है,
नॉट फॉर सम अदर मीन्स टू एन एंड के मुझे मशहूर होना है या मुझे कोई पैसा चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़। तो इट्स बिन वेरी नाइस एक्चुअली। और बीच में ये जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो एक तरह से ना क्लाइमैक्सेस बन जाते हैं मेरी अपनी। मुझे कोक स्टूडियो से ऐसी वाइब आती है ना कि जैसे मुल्क में वर्ल्ड कप आता है ना तो हर शख्स क्रिकेट की बात कर रहा होता है, क्रिकेटर बनना चाहता है। बीच में कुछ थोड़ा सा टाइम ऐसा आया था इसमें कोक स्टूडियो इतना डिस्कस नहीं होता था, लेकिन थैंक्स टू जुल्फी, थैंक्स टू स्ट्रिंग्स जिन्होंने वापस इसको ट्रैक पे लाया और अब लोग दोबारा उतनी एंटिसिपेशन होती है इसकी जब भी आता है। लेकिन जब ये गुजर जाता है तो क्या उसके बाद भी आर्टिस्ट के लिए उतने एवेन्यूज खुले हैं पाकिस्तान में दैट यू गाइस स्टिल थिंक एज अ फुल टाइम म्यूजिशियन आप इस पे सोचें कि अब मुझे एक करना है? एक तो ये ना क्रेज है, महीना चल रहा है कोक स्टूडियो का सीजन, उसमें तो लग रहा है। क्या बाद में भी 11 महीने 9 महीने 10 महीने लगता है कि यार ये करना चाहिए, या बस इंसान सोचता है कि यार कुछ और कर लूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है? नहीं, वो अब असल में ना आजकल अपॉर्चुनिटी इस हवाले से ना मल्टीप्लाई होती जा रही है। अच्छा, म्यूज़िक का जैसे जैसे सीन यहाँ पर सक्सेसफुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ के अंदर बढ़ रहा है, सो इन पैरेलल वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल नए रिकॉर्ड लेबल्स आ रहे हैं यहाँ पर और आर्टिस्ट को फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक्चुअली इसमें से एक करियर बनाने का सोच सकते हैं। अगर वो नहीं भी है तो फिर दे ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग इंडिपेंडेंट, जिसके अंदर उनको बस अपने गाने खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप पहचाने जाते हो एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू शोकेस योर टैलेंट इवन मोर, ताकि फिर आप खुद से अपनी फैन बेस को बिल्ड करना। So how does it feel लाहौर की सड़कों में मूव करते हुए, अपने इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, गाने के टाइटल और बड़ी ज़बरदस्त वो मेहंदी सेलिब्रेशन टाइप की वाइब, कैसा फील होता है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पहले भी जब कभी इस तरह हुआ है कि बिलबोर्ड के ऊपर तस्वीर लगी हो या मुझे खुद इतना ऐसा मतलब फील में कि अच्छा ठीक है मेरी तस्वीर बस थोड़ी सी बड़ी होके लगी हुई है, बट उसमें मेरे लिए खुशी की बात ये होती थी कि जब मेरे पेरेंट्स देखते थे या मेरे बहन भाई देखते हैं तो तब वो तस्वीरें देख के और वो खुश होके जब नजर आते थे। दैट्स माय टेक अवे फ्रॉम, मतलब मुझे उस चीज़ की खुशी होती है। मतलब लोग खुश होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली फैमिली। कुछ सुनाइए हमें, हम चाहते हैं आपके फैंस फॉलोअर्स चाहते होंगे कि आप कुछ वो मैं आपको अपने जो फेवरेट लाइंस हैं मगरों ला की वो आपको मैं बताता हूँ क्या है। बेस्ट ज़रूर। वाजियां दी मिठी मिठी गल्लां आई लाइक इट, हार्ट ऑन माई स्लीव जिवें चूड़ियां कलाई ते, सुनिया है मुंडा निक्का तुहाडा टंगा, चंगा फेर को लुड्डी शुड्डी पाईए, चेक करो दिल वाले आ रहे ने धक धक सज के, अखियां मिलाउंदे ने दां बां नहीं तकदे, कल दी मैं छड्ड दित्ती कल ते बकाया ओ जी जान देता हंस के। क्या बात है, क्या बात है। सो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फीडबैक दैट यू गॉट किसी की तरफ से जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, वाया मैसेज और कॉल या लाइव किसी ने कुछ ऐसा फीडबैक दिया हो मगरोला को लेकर? इंटरेस्टिंग फीडबैक में आई थिंक कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट किया फीडबैक वो मेरे परफॉर्मेंस के हवाले से थी वीडियो में। जिस तरह पहले भी शो से पहले जब बात कर रहे थे अबाउट द परफॉर्मेंस, ऐसे ही तो वो लोगों ने जब रिकग्नाइज किया कि ऐसा लगता है कि वो पूरी जो मूवमेंट आपकी वीडियो में चल रही है वो ऐसा लगता है वेरी वेल थॉट आउट थी और ऐसे ही। और मुझे तो लगा पता नहीं कि 50 टेक्स हुई होंगी। इनसे हमने पूछा कितनी टेक्स, उन्होंने कहा जी 3-4 टेक्स हुई हैं, लेकिन जो लगी है गालबन वो पहली टेक ही है। अब लोगों की आसानी के लिए टेक से मुराद एक सीन को बार बार किया जाता है ताकि वो अच्छा हो या उसमें कोई गलती हो तो दूर हो जाए, तो पहली टेक ही इनकी अच्छी गई थी। उन्होंने कहा कि वो ऑल थैंक्स टू द टीम जिन्होंने गाइड किया, साथ कोऑर्डिनेट किया। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद साबरी सिस्टर्स और जिस तरह से ये कोलैब हुआ? साबरी सिस्टर्स का मैं तो शुरू से ही बड़ा एक्साइटेड था जब मुझे पता चला था ना कि ये लोग इनके साथ कोलैबोरेशन है ये ट्रैक। थ्रू आउट वो बस एक बड़ी एफर्टलेस सी कनेक्शन नहीं होती आपकी किसी के साथ, जिसमें आपको कुछ वो इनपुट अपना ज़्यादा नहीं करना होता, बस आपको लगता है आप पहले से ही बहुत पुराने दोस्त कनेक्टेड हैं। उनके साथ वो वाला जो है मामला था। और थ्रू आउट द वीडियो शूट, थ्रू आउट द ऑडियो शूट, हम बस अपने जिस तरह गाना रिक्वायर कर रहा था ना कि आप लोग ईजी केयर फ्री होके अपना बस काम करें और एंजॉय करें, दे वर द परफेक्ट कोलैबोरेटर्स टू बी ऑन बोर्ड विद मी। ओके, उस गाने पे बहुत से लोगों का ख्वाब होता है ये प्लेटफॉर्म, इस पे आके गाना, आपको वो मिला और जल्दी मिला। आपकी 3-4 साल की जर्नी है, लोगों की तो बहुत पुराने, जैसे स्टार शाह से बात होती 15 ईयर्स, ही इज़ वर्किंग सिंस 15 ईयर्स, तो अच्छा हो गया। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ड्रीम कर रहे हैं इस वक्त और आपको देख भी रहे हैं, उनके लिए क्या मशवरा है टू बिकम अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट या किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म को हिट करने के लिए? आपकी तरह बिल्कुल परवाह ना करें, काम करते जाएं या क्या करें? अच्छा, वो 3-4 साल जो है ना, वो आई एम रेफरिंग टू द टाइम के मैंने जो फुल फ्लेज 100% फोकस करके किया। उससे पहले मैं कवर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब से आई थिंक आई वाज
16। अच्छा, हमें कोई तकरीबन 10 साल तो हो गए हैं। मैं कवर्स कर रहा था, बीच में मतलब कुछ ना कुछ कर रहा था मैं। वो इसलिए क्योंकि वो शौक शुरू से ही था, लेकिन उसको सीरियसली 3-4 साल पहले लेना शुरू किया था। तो मेरी एडवाइस यही है जो मैंने पहले भी की थी, उसी को रिएटरेट कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर करनी है, नॉट जस्ट म्यूज़िक, कोई भी चीज़ अगर करनी है तो अपनी नीयत को पहले जांचने कि मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रही हूँ। और अगर वो नीयत ये है कि मैंने अपने काम को बेहतर करना है या मुझे इस काम से प्यार है इसलिए मैंने ये करना है, तो फिर यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। कहीं ना कहीं आपको अल्लाह ताला पहुंचा ही देते हैं, कहीं ना कहीं आप पहुंच। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि शौक आपको बहुत पहले से ही था, यू वर 16 जब से आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं कवर्स और ये भी, तो क्या फैमिली सपोर्ट भी तब से ही थी या फिर ये एक सुपर डुपर जो हिट आपका गया है उसके बाद से फैमिली का जो रवैया है वो तब्दील हुआ कि यार नहीं ये तो बहुत अच्छा कर रहा है तो इसको सपोर्ट किया जाए, या शुरू से ही सपोर्ट करी थी? नहीं, शुरू से ही। और वो इसलिए क्योंकि जब मेरे पे कभी कोई वो डाउनर्स आते थे ना कि यार ये मतलब कुछ बन नहीं रहा और आई फील लो, और इस तरह के बहुत ज़्यादा टाइम्स आते हैं, तो वहाँ पर अम्मी अबू ही उठाते थे। वो कहते थे कि नहीं बेटा लगे रहो, कुछ नहीं, आपका बड़ा अच्छा जा रहे हो, ये वो रिमाइंड करवाते थे कि आप मतलब यू डूइंग गुड, तो मतलब लगे रहो। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई ऑफन आस्क टू द रैपर्स जो रैप करते हैं, रैप आर्टिस्ट जो होते हैं, उनको ताने बड़े मिलते हैं कि ये कैसा म्यूजिक है, ये क्या कर रहे हो, मतलब अक्सर उनको आर्टिस्ट समझते नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी सोसाइटी में। आपके फ्रेंड सर्कल में भी होता था कि यार कुछ और कर ले, ये क्या कर रहा है, इस तरह की बातें? होता था, मैं सेंस करता था, लेकिन वो कभी डायरेक्टली नहीं मुझे बोलते थे, लेकिन मुझे वो एक वाइब आ जाती थी कि ये मतलब दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड। मैं बड़े शौक से कभी कभार ना अपने कभी वो यूनिवर्सिटी में बैठ के कोई गाना शाना सुनाता था या कुछ है, तो मैं देखता था कि यार इतना लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो वो मैं अंदर ही अंदर में समझ आता था कि यार मतलब ये इनके वो कोई ऐसा पीस रिजी जो आपने लिखा हो, आपके दिल के बड़े करीब हो, बड़े किसी ऐसे मोमेंट पे, ऐसी सिचुएशन में आपने लिखा होता है ना, आर्टिस्ट क्रिएट करता है कुछ जो आपके माइंड में हो, सर्टेन लाइंस जो आप हमारे साथ शेयर करो कि ये मेरे दिल के बड़ा करीब है? बिल्कुल, वो मेरा आई थिंक एक ट्रैक है करवटें के नाम से, ठीक है। तो अक्सर जब मैं अपनी वो उस डीप थॉट्स वाले उस जोन के अंदर चला जाता हूँ तो इस तरह की बातें लिखता हूँ कि सुनाइए ना। जाना है सभी को, जब भी सोचूं तो लगे कि मेरा वक्त दूर है, पर क्या पता थोड़े से समय में रुक जाएं हरकतें, सांसें, करवटें। मैं इस साल 25 का, हाँ मैं जब 25 साल का होने लगा था उस वक्त मैंने लगा था कि मैं इस साल 25 का हो जाऊँगा, अगले साल 26 का हो जाऊँगा, कुछ अरसे बाद दुनिया से खो जाऊँगा, ना हंस पाऊँगा ना रो पाऊँगा। यू नो वो डीप थॉट्स को भी अब जिस तरह आप बात कर रहे थे कि एक्सप्रेस करने की बात होती है रैप, तो वो अपने फुल मतलब प्योर फॉर्म में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर वो आर्ट पनप रहा होता है, जैसे ये रैप भी है या म्यूजिक है या कुछ भी आर्ट है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, दे आर समहाउ कंफ्यूज्ड कि हम अपने अंदर की इस तन्हाई को या अकेलेपन को या तंगी को कैसे बाहर निकालें, बीइंग वेरी प्रिसाइज एंड स्ट्रेट। तो बीइंग एन आर्टिस्ट कोई मशवरा आपके पास है ऐसा, खास तौर पे यंगर लॉट के लिए? बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, एक्सट्रीम एक्शंस की तरफ चले जाते हैं, तो आर्ट बहुत हेल्प करता है आपको टू बी अ बेटर ह्यूमन, आई बिलीव। इस कोई मशवरा है आपके पास दैट यू कैन गिव टू द पीपल, यंगस्टर्स को खास तौर पे, कि वो अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस किस तरह कर सकते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, यस, थ्रू आर्ट इन पर्टिकुलर? मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली हमारे पास ना एक प्री कंसीव्ड एक आइडिया होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस किस तरह करना है, बिकॉज हम लोग सुनते हैं गानों के अंदर पहले बाकी लोग किस तरह करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका भी तरीका एक्सप्रेस करने का वही हो जो बाकियों का है। तो अगर आप एक सर्टेन फॉर्मेट के तहत अपने आप को नहीं एक्सप्रेस सही तरह कर पा रहे तो ट्राई समथिंग एल्स, ओके, यू नो अनदर क्रिएटिव आउटलेट, या किसी और आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे तो आप कुछ सिंबल्स यूज़ कर लें, मेटाफोर्स यूज़ कर लें, तो मतलब बस अपने आप को एक्सप्लोर, साथ साथ अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर करें और उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने क्रिएटिव काम के अंदर। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच रिजी, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते रहें, हम चाहते हैं कि आपको और म्यूज़िक आए, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रोड्यूस व्हेन पीपल नो यू। बहुत से लोगों को आपका कोक स्टूडियो के थ्रू पता चला है और आपका काम वैसे ही अच्छा है तो लोग आपकी तारीफ़ करें, तो आई होप कि अच्छा कुछ और हमें सुनने को मिलेगा। हमने एक और स्टार से, कोक स्टूडियो स्टार से आपकी मुलाकात करवाई, कोशिश करेंगे ये सिलसिला जारी रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, काफी ब्रेक आ गया था, आज कराते हैं, लेकिन वंस अगेन फैसल इज विद अस ऑल द वे फ्रॉम यूएई। आज फैसल क्या करवा रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। ओवर टू यू फैसल।
थैंक यू वेरी मच गाइस। आज हमने रखा हुआ है फैट किलिंग वर्कआउट, जिसमें हम कैटलबेल का इस्तेमाल करेंगे। 3 राउंड इसमें करेंगे। इसका सीक्वेंस एक्सरसाइजेस का आपसे शेयर कर देते हैं ताकि आप इसको आसानी से फॉलो कर सके। तो सबसे पहले हम करेंगे डबल आर्म स्विंग, उसके साथ ऐड करेंगे पुशअप्स। 12-12 रेपिटेशन होंगी, 3-3 सेट होंगे, 3 सेट का 1 राउंड बनेगा। इसके बाद जो सेकंड राउंड होगा उसमें डबल आर्म स्विंग ऐड करेंगे हर एक्सरसाइजेस के साथ, और एक्सरसाइजेस जो ऐड करेंगे उसमें वो होगी स्क्वाट्स। थर्ड राउंड में इसी तरह सेम रिपीट करेंगे, डबल आर्म स्विंग और उसके साथ ऐड करेंगे ओवरहेड प्रेस। तो ये 3 राउंड बनेंगे। बहुत फैट किलिंग वर्कआउट ये रहेगा। तो आपको कुछ मूवमेंट्स, कुछ रेपिटेशन करके दिखाएंगे। आप जो हम आपको बता रहे हैं 12-12 रेपिटेशन, आप फॉलो 12-12 रेपिटेशन को करिएगा। हम आपको 4 से 5 करके दिखाएंगे ताकि टाइमली हमारी मैनेज हो सके। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना कंपलसरी है। वार्म अप हम करेंगे अपर और लोअर बॉडी का कैटलबेल के साथ। तो सबसे पहले आप कैटलबेल करें होल्ड, ये आप करें क्लॉकवाइज रोटेशन 1 2 3, ये आप करेंगे 12 रेप्स और 12 फिर आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4, 3 सेट 12 रेपिटेशन के। फिर आप लोअर बॉडी को एंगेज करने के लिए, वार्म अप करने के लिए आप करेंगे डेडलिफ्ट 1 2 3 4, 3 सेट आप करेंगे डेडलिफ्ट के। अभी हम करेंगे राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 में डबल आर्म स्विंग से शुरू करेंगे 1 2 3 4। विदाउट ब्रेक हम इसके साथ ऐड करेंगे पुशअप्स 1 2 3। डबल आर्म स्विंग के साथ जब पुशअप्स ऐड करेंगे विदाउट ब्रेक करेंगे। जब आप पुशअप्स कर लें उसके बाद आप 60 सेकंड का रेस्ट लेंगे। इसके बाद हम करेंगे राउंड नंबर 2। डबल आर्म स्विंग से राउंड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। आप करेंगे 12 रेपिटेशन। इसके साथ विदाउट ब्रेक जो ऐड करेंगे वो हम करेंगे स्क्वाट्स 1 2 3। 12 रेपिटेशन स्क्वाट्स के, 3 सेट आप करेंगे तो आपका 1 राउंड ये कंसिडर होगा। थर्ड राउंड भी इसी तरह डबल आर्म स्विंग से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। इसके साथ जो एक्सरसाइज ऐड करेंगे वो करेंगे ओवरहेड प्रेस 1 2 3 4 5। तो 3 राउंड आपके बनेंगे 3 सेट्स के साथ। तो होपफुली बहुत ही जबरदस्त ये वर्कआउट आप लोगों के लिए रहेगा। थैंक यू वेरी मच। फैसल की एक्सरसाइज आपने देखी। आई होप इससे हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। ट्राई कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म करते हैं।